सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी का नमस्कार। हमारे साथ हमारी प्यारी बुआ जी हैं। बुआ जी आपको भी नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। हाँ। और सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, ढेर सारा आशीर्वाद, अविरल स्नेह। भाई जिसकी जैसी उम्र है उस हिसाब से ले ले अपना हमारा अभिवादन, प्यार, स्नेह, सब कुछ जिसको जो लेना हो। हाँ ले लेकिन अपना मूड ना बिगाड़े। क्यों मूड क्यों बिगाड़ना? क्योंकि कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी बातों से जो हमारे मन मर्जी की नहीं होती है, अगर वो घटित हो जाती है तो हमारा मूड खराब हो जाता है, और जब मूड खराब होता है तो आगे की सारी योजनाएं हैं उसमें भी हमारा मजा किरकिरा हो जाता है। मूड अच्छा भी तो हो सकता है ना। हाँ, इसीलिए हम कह रहे हैं कि मूड को अच्छा बनाए रखें। यानी अगर कुछ ऐसा नहीं भी हो तो उसके थोड़े सकारात्मक पहलू के बारे में सोच लें, है ना, कि मन मुताबिक नहीं हुआ लेकिन दूसरा सिक्के के दो पहलू होते हैं ना। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई मूड का मूड क्या है और कैसे बनेगा और कैसे कैसे किस किस दिशा में जाएगा ये सब अपने हाथ में है। और फिर अपने हाथ में है जब तो फिर घूमना फिरना भी अपने हाथ में है। तो चलेंगे आज महेश्वर। बिल्कुल, जब भी छुट्टियों का मौका मिले तो कहीं घूमने के लिए निकल जाना चाहिए। तो आज हम महेश्वर की सैर करेंगे और इसी के साथ सखी विशेष के अंतर्गत संगीत जगत की एक हस्ती मोगूबाई कुर्डीकर, उनकी हम बात करेंगे। और साथ ही आज जो दिवस है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, इस विषय पर भी हमारी चर्चा होगी। क्या बस शुरू हो गई? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जो लोग सुनने और बोलने में सक्षम नहीं होते, दिव्यांग होते हैं, उनकी अपनी बात करने का एक अलग तरीका होता है। वैसे मंजू, लोग ऐसा सोचते हैं कि हम अपने हाव भाव से, अपने प्रयास से बात करते हैं और कुछ कुछ अपनी बात समझा लेते हैं, इसी को शायद सांकेतिक भाषा कहते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। अन्य भाषाओं की तरह इसके भी अपने व्याकरण है, नियम है, और इसी तरह से ये अपने आप में पूरी एक भाषा है। इसका अपना कोर्स भी है, अपना व्याकरण भी है और इसके कुछ नियम भी है ना। तो साइन लैंग्वेज का ये मतलब नहीं है कि आप इशारों में बात कर लें, बल्कि किसी भी तरह का हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करें, बल्कि जैसा अभी हमने बताया कि इसकी जो स्पेशल जो एक स्टाइल है, इसका जो नियम है, उसे हमने सीखना पड़ता है और उसी को हम इसकी भाषा कहते हैं। यानी कि सांकेतिक भाषा वो भी विशेष तरह की होती है भाई, होती है। इसीलिए तो देखो ना, दूरदर्शन पर समाचार आदि भी सांकेतिक भाषा में जो बैठकर करते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, यानी कि उसका उन्होंने विशेष कोर्स किया होता है, उसकी पढ़ाई की होती है, यानी कि अपने आप में एक पूरा विषय है। और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जागरूकता और उसके महत्व को बताने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी दिवस हम इसीलिए मनाते हैं, तो इस दिन खास तौर से जो लोग सुन नहीं सकते, ऐसे दिव्यांग लोगों के लिए अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करना, उनकी इस भाषा की नई नई बातों से उन्हें अवगत कराना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को खुद नहीं पता कि उनके लिए कौन सी भाषा बनी हुई है जी, या उनको और क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, या यूं कहें कि जैसे हमें आपको भी नहीं पता है कि सांकेतिक भाषा अपने आप में एक भाषा है। इसके लिए हम भी तो जागरूक होते हैं ना। कि जब हमें ये पता चलता है कि अच्छा अपनी इसकी पढ़ाई है, तो भाई क्योंकि विकासशील देशों में भी 300 से भी ज्यादा साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जैसे कि अलग अलग क्षेत्र की भाषाएं होती, उस तरह से साइन लैंग्वेज भी 300 प्रकार की होती है। ये भी हमें नहीं पता था ना। और इस दिन को मनाने के लिए 23 सितंबर का चयन इसलिए किया गया क्योंकि 23 सितंबर 1951 को विश्व फेडरेशन ऑफ डेफ की स्थापना की गई थी, जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए 135 राष्ट्रीय संघों का एक संघ है, जो दुनिया भर में लगभग 70 मिलियन ऐसे लोगों के मानवाधिकारों को बढ़ावा देने का काम करता है भाई। तो बड़ा नेक काम है और होना भी चाहिए था। चलिए, 51 में ही शुरू हुआ, लेकिन शुरू तो हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस पहली बार वर्ष 2018 में मनाया गया और ये दिन मूक बधिर लोगों को अपने रोजमर्रा के जीवन में आने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का काम करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम साइन लैंग्वेज या सांकेतिक भाषा की बात करें, बल्कि ये इसलिए भी खास तौर से मनाया जाता है कि और भी जो उसके पहलू हैं उनके जिंदगी के, उन्हें भी वो भी जाने और समाज के और लोग भी जाने। और साथ ही इसके मुख्य लक्ष्यों में एक सांकेतिक भाषाओं का संरक्षण और ऐसे दिव्यांग लोगों के मानवाधिकारों का भी संरक्षण करना है जो सुन नहीं सकते। बिल्कुल, और सभी भाषाओं की तरह सांकेतिक भाषा को भी समान स्तर और महत्व दिया गया है और भारत में करीब
800 स्कूल है जहाँ इसकी मदद से पढ़ाई की जा रही है। और देखो कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल। हाँ, और 2018 में भारत की पहली साइन लैंग्वेज डिक्शनरी भी लॉन्च की गई थी और सांकेतिक भाषा सुनने में अक्षम व्यक्तियों के विकास के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। देखो इससे कितनी पढ़ाई आगे बढ़ गई और अभी तो मतलब कहाँ तक लोग पढ़ रहे हैं और कहाँ तक पहुंच रहे हैं, ये तो समझ जाना चाहिए कि सिर्फ एक भाषा ऐसी चीज हो जाती है जिससे कि कितने लोगों को रोजगार भी मिल जाता है ना मंजू, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसे पढ़ लिया। जैसे अभी हमने बताया कि समाचार वाचक हैं, हाँ। तो हमारी दूरदर्शन की जैसे हमारे राष्ट्रीय प्रसारण से समाचार आते हैं तो साथ में साइन लैंग्वेज वाले बैठे होते हैं जी। उन लोगों के लिए तो ये सब भाषाओं के विकास से बहुत सारी चीजें भी पनपती हैं। और जैसे कि हमने कहा कि 800 स्कूल चल रहे हैं, तो स्कूलों में जो टीचर होते हैं वो भी तो साइन लैंग्वेज में बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, इसीलिए वो बच्चों को पढ़ा पाते हैं, है ना बुआ जी। तो इसलिए अगर कोई भी जो व्यक्ति से सीखना चाहे वो सीख सकता है और इसे अपने रोजगार के रूप में भी अपना सकता है। बिल्कुल, यही हम कहने वाले थे कि करियर के रूप में भी हो सकता है जी। और अब हम संगीत की बात करेंगे हमारे कार्यक्रम में। अब हम मोगूबाई कुर्डीकर जी की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, शास्त्रीय गायिका मोगूबाई कुर्डीकर। और अगर जब शास्त्रीय गायन की बात आती है तो मोगूबाई कुर्डीकर का जो नाम है वो बड़े सम्मान से लिया जाता है और बहुत जानी मानी ये गायिका रही हैं। जयपुर अतरौली घराने की जानी मानी गायिका थी और इनका जन्म 15 जुलाई 1904 को कुर्डी गोवा में हुआ था। और 1913 में जब मोगूबाई केवल 10 वर्ष की थी तब उनकी माँ जयश्री उनको एक मंदिर में ले गई और वहाँ कोई संगीत शिक्षक थे तो वहाँ जाकर के उनकी संगीत की शिक्षा का उन्होंने प्रबंध किया। क्या बात है। और थोड़े समय के लिए उन्होंने संगीत की शिक्षा पाई फिर, लेकिन बड़ी मुश्किल की बात यह हो गई कि माता जी उन्हें एक घुमंतु थिएटर कंपनी में ले गई जिसका नाम था चंद्रशेखर भूतनाथ संगीत मंडली। वहां मोगूबाई को काम मिला लेकिन वहां काम कर ही रही थी कि बस दिक्कत की बात जो हुई ये कि 1914 में मोगूबाई की माता जी इस शरीर को यानी यूं कहे कि इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तो बस और मोगूबाई को छोड़ गई वो। बिल्कुल। और मृत्यु से पहले मोगूबाई की माताजी ने उनसे कहा कि उनकी आत्मा को शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि वो एक मशहूर गायिका नहीं बन जाती। जल्द ही थिएटर कंपनी वो जहां वो काम कर रही थी वो दिवालिया हो गई और उसके बाद मोगूबाई एक अन्य संगीत मंडली से जुड़ गई और वहां वो विभिन्न किरदार निभाने लगी, वहां काम करने लगी। भाई अब माँ का सपना पूरा करना था तो वो शुरू कर दिया उन्होंने। और इस स्त्री मंडली में काम करने से उन्हें बहुत आय तो उनको खास नहीं होती थी लेकिन अच्छी बात यह थी कि संगीत सीखने को उनको मिलता रहा जो कि उनकी माँ का सपना था। साथ ही उन्हें कथक की तालीम भी मिली और गजल गायकी भी उन्होंने सीखा यहाँ पर। और ये सब चल ही रहा था कि उस मंडली की एक महिला से कुछ विवाद हुआ, कुछ मनमुटाव हुआ और वो मंडली से अलग हो गई। और इन सब घटनाओं की वजह से मोगूबाई का मनोबल टूट गया और मन में निराशा छा गई। इसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ा और वो बीमार हो गई। तब उनकी एक रिश्तेदार उन्हें इलाज के लिए सांगली लेकर गई और ये बात वर्ष 1919 की है। सांगली पहुंचकर मोगूबाई के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। यहाँ इनायत खान से उन्होंने संगीत सीखना शुरू किया। भाई ये देखो ये वर्ड फेमस बात हो जाती है कि जब कुछ दिक्कत आती है तो आप समझ लीजिए कि कुछ नया रास्ता खुल रहा है। हाँ, सिक्का का दूसरा पहलू आ गया। और हम अब हमेशा ये ना सोचे कि बस अंधेरा है तो बस अंधेरा ही है। हाँ। और सांगली में ही शास्त्रीय गायन अलादिया खां से भी इन्होंने सीखा क्योंकि वहां वो भी अपना इलाज करवा रहे थे और वैद्य से मिलने के लिए आते जाते समय बीच में मोगूबाई का घर आता था। अब देखिए ये जो होता है ना, कहते हैं कि आपका जो हुनर है वो पता चल जाता है, छिप नहीं सकता जी। तो बस वो भी रियाज करती थी। तो एक बार अलादिया जी जो है वो वहां से गुजर रहे थे, उन्हें जिज्ञासा हुई कि ये रियाज करने वाला कौन है और वो घर की सीढ़ियां चढ़कर उनके कमरे में पहुंच गए। और एक अजनबी व्यक्ति को देखकर मोगूबाई चौंक गई और उन्होंने गाना बंद कर दिया। तब अलादिया खान ने उनसे गाते रहने के लिए कहा और जब गायन खत्म हो गया तो उन्होंने उनकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि वो उन्हें संगीत की तालीम देना चाहते हैं। तो मोगूबाई तैयार हो गई, लेकिन तब तक उन्हें ये नहीं पता था कि अलादिया खान कौन है। बाद में जब उन्होंने देखा कि बड़े बड़े लोग उनके पास आते हैं, उनसे सीखते हैं और वो अलादिया खां के सामने झुकते हैं, तब उन्हें उनकी प्रसिद्धि का अंदाजा हुआ और ये जानकर वो बहुत खुश हुई कि उनके गुरु आखिर हैं कौन। भाई पहले ही बताया ना कि वो अजनबी समझ रही थी, तो जाहिर है कि उन्हें उनकी खूबी तो कुछ पता ही नहीं थी। 18 महीनों के बाद अलादिया खां पुनः बॉम्बे या मुंबई लौट आए और मोगूबाई भी 1922 में मुंबई आ गई। खेतवाड़ी में छोटी सी जगह किराए पर लेकर रहने लगी। यहाँ आकर उनका परिचय
मुंबई की बहुत हाई सोसाइटी और शास्त्रीय संगीत के जगत के लोगों से हुआ। फिर लेकिन अलादिया खां से संगीत सीखने में थोड़ी सी दिक्कत होने लगी उनको। फिर बिल्कुल ये सफर चल ही रहा था, लेकिन थोड़ा कठिनाई भरा था, क्योंकि बंबई में पहले से ही अलादिया खां के जो विद्यार्थी थे वो काफी समृद्ध परिवार से थे और वो नहीं चाहते थे कि अलादिया खान किसी और को शिक्षा दे। जो उनके समृद्ध परिवार के विद्यार्थी वो ही केवल सीखें, ये वो चाहते थे। तो इस वजह से कुछ परेशानियां आने लगी, तो बस उनकी शिक्षा बंद हो गई। और इस बात से जाहिर है कि जिसको संगीत सीखना हो बहुत दुखी होता है। ऐसे ही आप भी दुखी हुई। अलादिया खान ने काफ़ी कुछ सीखना था उनको, क्योंकि उनकी इच्छा थी, उन्हें पता था कि उनके गुरु के पास जो है वो सारे हुनर उन्हें मिल जाए। इसके बाद फिर चूंकि बंद हो गई तो फिर विलायत हुसैन खां साहब से उन्होंने शिक्षा ली, फिर हैदर खां से शिक्षा ली और इसी तरह से उनकी कठिनाइयों का दौर चलता रहा। हाँ, इस बीच 10 अप्रैल 1932 को मोगूबाई ने एक पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया किशोरी। किशोरी ये वही नाम है किशोरी अमोनकर, जो खुद एक जानी मानी शास्त्रीय गायिका रही हैं। और इन सब के साथ उन्होंने बड़ी शिद्दत से अपना रियाज जारी रखा, यानी कठिनाइयां भी थी और बच्चे भी छोटे थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने रियाज नहीं छोड़ा। और साल 1939 में, यानी कि 1939 की बात है, उनके पति का निधन हो गया और मोगूबाई के ऊपर अब 3 बच्चों की इस समय जिम्मेदारी थी। फिर इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए 1940 से देश भर में घूम घूम कर वो प्रदर्शन करती रहीं, अपनी प्रस्तुति देती रहीं और आकाशवाणी के लिए भी उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। मोगूबाई ने संगीत की शिक्षा और प्रस्तुति उस समय तक दी जब, मतलब उस समय दी थी, सोचो कि जब महिलाओं का जो इस स्थिति में आना, इस क्षेत्र में आना बहुत अच्छी तरह से दृष्टि से नहीं देखा जाता था। हाँ, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि माँ का सपना था तो वो लगी रही। बिल्कुल, पुरुषों का आधिपत्य था उस समय तक, महिलाएं इतना संगीत नहीं सीखा करती थी। और उन्हें क्या क्या कठिनाइयां, इस बारे में बाद में किशोरी अमोनकर ने भी कुछ बातें बताई थी। उन्होंने बताया कि उनकी माँ जब अपनी प्रस्तुति देने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती थी तो उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। उन्हें पैसा भी कम दिया जाता था, ज्यादातर ऑर्गेनाइजर्स का व्यवहार भी कुछ ठीक नहीं होता था और रहने के लिए उन्हें गेस्ट हाउस नहीं दिया जाता था, बल्कि वो किसी रिश्तेदार के यहाँ जाकर के उन्हें रुकना पड़ता था। और आर्थिक तंगी तो थी ही। इन सब परेशानियों के बाद भी मोगूबाई ने अपना जो संगीत का ये सफर था वो जारी रखा, संगीत की साधना करती रही। और यही बात लोगों को महान बना देती है जब वो एक प्रतिज्ञा जब लेकर चलते हैं, संकल्प करते हैं तो उसको पूरा करते हैं, लक्ष्य तक पहुंचे बगैर वो सांस नहीं लेते जी। तो वही मोगूबाई ने किया और संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें कई सम्मान दिए गए। उन्हें गान तपस्विनी कहकर पुकारा गया। तो 1968 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1974 में पद्म भूषण से भारत सरकार ने सम्मानित किया। और सबसे बड़े सम्मान की बात तो यह है कि उन्होंने इतनी गुणी शिष्या हमें दी। हाँ। शास्त्रीय संगीत जगत को किशोरी अमोनकर के तौर पर। तो ये समझ में आता है कि जो संघर्ष होता है वो उसका परिणाम किस तरह से आता है सामने, है ना। और अगर हम मन में कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो ये जो कठिनाइयां आती है उसके बाद परेशान तो हमें करती हैं, लेकिन फिर भी हमारे लक्ष्य के आगे ये छोटी हो जाती है। लेकिन जो लक्ष्य जिसका नहीं होता, परेशानियां तो उनके पास भी रहती हैं। तो बेहतर है कि आप लक्ष्य निर्धारित कर लें, है ना। बिल्कुल। भाई तो यही हम कह रहे थे कि कहीं घुमा फिरा जाए, मन खुश होना चाहिए और अपना संकल्प लेकर चलते हैं, वो तो अच्छी बात है। लेकिन हमारे एक साथी ने बहुत अच्छा लिखा है, जो हम लोग सांकेतिक भाषा की बात कर रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि भाषा जो होती है वो किस तरह से हमारे जज्बातों को, हमारे मनोभावों को प्रकट करती है और कैसे हम उसमें अपनी कल्पनाओं को, कहते हैं ना, प्रकट कर पाते हैं और भाषा के माध्यम से कह पाते हैं, किसी चीज को दूसरे तक बता सकते हैं। इस बात को, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है। बुआ जी, अगर जैसे हमारे मन में कोई बात हो, अगर हम उसे अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं तो हमारे मन में कितनी घुटन होती है। तो इसके लिए अभिव्यक्ति जरूरी है। चाहे कोई व्यक्ति बोल ना सके, लेकिन किसी भी तरह से अपने मन में उठ रहे विचारों को, भावों को अभिव्यक्त करना बहुत आवश्यक है। तो हम तो बोल करके कर लेते हैं। तो अच्छा है कि हमने सांकेतिक भाषा बनाई है, तो ये उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है। अब चलिए थोड़ा सा घूमने चलते हैं और ये भी हमारे मन को एकदम रिलैक्स करता है, खुशी देता है मन को और मन में एक नई ऊर्जा भर देता है। हाँ, तो आज महेश्वर की सैर करें। बिल्कुल, नर्मदा नदी के तट पर अगर चलें तो और अच्छा लगता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये स्थित है महेश्वर, जिसे मध्य भारत की वाराणसी के रूप में भी जाना जाता है। महेश्वर प्राचीन में मालवा साम्राज्य की रानी अहिल्याबाई होलकर राज्य की राजधानी थी, इसलिए यहाँ की इमारतों और सार्वजनिक कार्यों में मराठा वास्तुकला की झलक जो है देखने को मिलती है। महेश्वर भगवान शिव को समर्पित एक छोटा सा शहर है और आध्यात्मिक अनुभव चाहने वालों के लिए
प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। और अगर महेश्वर के इतिहास की हम बात करें तो कई 100 साल नहीं बल्कि युगों पुराना माना जाता है यहाँ का इतिहास, जिसका उल्लेख रामायण में भी मिलता है। महेश्वर शहर की स्थापना है वंशी राजा सहस्त्रार्जुन ने की थी। कहते हैं कि सम्राट सहस्त्रार्जुन इतने शक्तिशाली थे कि वे अपनी 1000 भुजाओं द्वारा नंदा नदी की धारा को रोक सकते थे। अहिल्याबाई ने इसके गौरवशाली अतीत के कारण इस पवित्र शहर को होलकर राज्य की राजधानी घोषित किया था और उनके धार्मिक स्वभाव और बुद्धिमत्ता के कारण इस शहर को वर्तमान महत्व और पहचान मिली। जाहिर है किसी को भी जब संरक्षण मिलता है तो उसका कहना चाहिए ना कि फलता फूलता बहुत अच्छी तरीके से है जी। और बहुत सारे घूमने की जगह तो बहुत सारी है यहाँ पर। होलकर फोर्ट किला यानी कि ये शानदार किला कभी रानी अहिल्याबाई होलकर का एक मनमोहक और बेहद खूबसूरत महल हुआ करता था, इसलिए इसे होलकर किला या रानी के किले के नाम से जाना जाता है। ये किला अहिल्याबाई के निवास स्थान के साथ साथ उनका प्रशासनिक मुख्यालय था। ये महल मराठा वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। प्राचीन समय की झलक देखने और इतिहास को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए ये प्रसिद्ध है। बिल्कुल। अब बात करते हैं मंडलेश्वर की। तो नर्मदा नदी के तट पर स्थित मंडलेश्वर प्राचीन मंदिरों का एक शहर है, यानी महेश्वर से कुछ ही दूरी पर यह जगह है और ये भी एक छोटा शहर है। तो वहां पर भी बहुत सारे मंदिर है जिसे माहिष्मती भी कहा जाता है। और शांत और सुंदरता में बसा ये शहर अपने मंदिरों, किला और स्नान घाटों के लिए प्रसिद्ध है। इन मंदिरों और किले पर अद्भुत वास्तुकला देखी जा सकती है जिसके लिए ये प्रसिद्ध है। और राजवाड़ा सबसे शक्तिशाली महिला शासकों में से एक रानी अहिल्याबाई होलकर के शासन काल में निर्मित राजवाड़ा न केवल मराठा वास्तुकला शैलियों को प्रदर्शित करता है बल्कि आश्चर्यजनक रूप से ये उन डिजाइनों को भी समेटे हुए है जो फ्रांसीसी मुगल प्रवृत्तियों से भी प्रेरित मानी जाती हैं। राजवाड़ा के प्रमुख आकर्षणों में से एक रानी अहिल्याबाई की मूर्ति है जो प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर स्थित है। इसके बाद जो अन्य स्थान देखने के लायक है वो है जलेश्वर मंदिर। ये मंदिर पूरे क्षेत्र में सबसे सुंदर मंदिरों में से एक माना जाता है, जो स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी आस्था का केंद्र है। और इसी के साथ नर्मदा घाट, जो कि हरे भरे वातावरण से घिरा नर्मदा घाट महेश्वर शहर के निकट स्थित एक पसंदीदा पिकनिक स्पॉट होने के साथ साथ एक धार्मिक स्थल भी है जहां लोग विभिन्न त्योहारों पर नर्मदा में स्नान करने आते हैं। और नर्मदा नदी को सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर जो भी छोटे बड़े जो भी त्योहार आते हैं तब लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं और ये सोचते हैं कि पवित्र नदी में स्नान करना पुण्य का काम माना जाता है। वैसे भी जिस शहर से इस तरीके की पवित्र नदियां बहती हैं तो एक छोटा मोटा मेला लग जाता है हर तीज त्योहार पर या कोई भी आयोजन हो तो हर कोई नदी के किनारे पहुंच जाता है। आत्मीयता सी हो जाती है। यहाँ पर पंडरीनाथ मंदिर है। ये मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। ब्रह्मांड के रक्षक भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है कि द्वापर युग के अंत के दौरान भगवान कृष्ण ने श्रावण मास के अंधेरे पखवाड़े के 8वें दिन यानी अष्टमी के दिन अवतार लिया था, इसलिए इन्हें पंडरीनाथ कहा जाता है। और इस मंदिर के दरवाजों पर की गई जटिल कलात्मकता देखने लायक। बुआ जी, अभी हमारी महेश्वर की यात्रा पूरी नहीं हुई है, थोड़ी बाकी है। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं ना तो 2-3 दिन का समय लेकर के जाते हैं। एक दिन में तो इतनी जगह घूम नहीं सकते, तो एक दिन में जितनी जगह घूमी जा सकती है उसके बारे में हमने बता दिया। अब अगले दिन की बात ऐसा हाँ, तो चलते हैं खरगोन। बिल्कुल, खरगोन ये शहर कुंडा नदी के तट पर स्थित है और अपनी विविधता वाली संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ नवग्रह मंदिर है, अहिल्या किला और ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर हैं। इस शहर का ऐतिहासिक महत्व भी है और त्योहारों के दौरान यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा मनाए जाने वाले उत्सव और संस्कृति की झलक देखने लायक होती है। बिल्कुल। अब अहिल्याश्वर मंदिर की बात करते हैं। नर्मदा नदी के तट पर स्थित इस मंदिर में भगवान शिव के साथ ही भगवान राम का भी मंदिर है और इस मंदिर में अद्भुत नक्काशी देखने को मिलेगी। साथ ही सैनिकों और हाथियों के विभिन्न चित्रों से सजी दीवारें भी देखने योग्य हैं। अब फिर अहिल्या किला। महेश्वर में एक चट्टान के किनारे स्थित अहिल्या फोर्ट 250 साल पुराना है, जिसे होलकर किले के रूप में भी जाना जाता है। इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है और इस किले के ऊपर से पूरे महेश्वर शहर और घाटों का अद्भुत
नज़ारा देखा जा सकता है। और अगर महेश्वर घूमने जाने के लिए समय कौन सा अच्छा है, इसके बारे में बात करें तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक का समय अच्छा होता है, क्योंकि इस समय सर्दी होती है, यानी वातावरण ठंडा होता है, तब यहाँ घूमा जा सकता है। गर्मियों में यहाँ का तापमान 45 डिग्री तक चला जाता है, जो कि आपको तकलीफ दे सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा मौसम का चयन करके जाएं, ठंडे मौसम में जाएं। बिल्कुल सही बात है। और अगर आप जाना चाहते क्या जाइए ही, हवाई यात्रा करते हैं तो निकटतम हवाई अड्डा जो इंदौर में है, और जो कि महेश्वर से बस 92 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आप अपने किसी भी वाहन से जा सकते हैं, टैक्सी ले लें, चाहे जैसे भी जाएं आप जा सकते हैं। और अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो नज़दीकी जो स्टेशन है वो मारवाहा है, जो महेश्वर से 39 किलोमीटर दूर है। लेकिन मारवाहा में सारी गाड़ियां रुकती नहीं है, इसलिए अगर आप चाहें तो आप इंदौर से जा सकते हैं। और महेश्वर में कोई सीधा ट्रेन रूट नहीं है, इसीलिए आपको या तो मारवाहा या इंदौर जाना पड़ेगा। और सड़क मार्ग से आ रहे हैं तो इंदौर व खंडवा जैसे प्रमुख शहरों से महेश्वर के लिए बसें संचालित की जाती है, और आप अपने खुद के वाहन से भी या टैक्सी से भी आ सकते हैं। आ सकते हैं। महेश्वर आइए, आपका स्वागत है। और अगर आसपास रह रहे हैं तो अपने वाहन से जाइए, जाके बस जाइए थोड़े दिन के लिए। हाँ, और उन घाटों का पर शाम के समय बैठने का आनंद लीजिए। और साथ ही साथ जो हमारी प्राचीन जो एक परंपरा धरोहर है, उसको देखने का आनंद जो है उसको लेना बिल्कुल मत भूलिए। बिल्कुल। और यही गीत और संगीत की कहना चाहिए खूबी होती है। संगीत उसी तरह से देते हैं, क्योंकि देखो जब हम भजन सुनते हैं तो क्यों वही मनोभाव होता है, क्योंकि उसका संगीत उसी तरह से तैयार किया जाता है ना? तो जैसा मूड होता है वैसे ही संगीत तैयार करते हैं, वैसे ही गीत के बोल होते हैं, और उसी हिसाब से सुनते ही हमारा मूड भी कुछ वैसा ही बनने लगता है। बिल्कुल, है ना? इसलिए मूड को अच्छा करने में संगीत का भी विशेष योगदान होता है, और मूड को खराब करने में भी होता है कई बार। बहुत जब ऐसा संगीत हम बहुत देर तक सुनते हैं जो हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत लाउड म्यूजिक जिसको कहते हैं, तो वो हम सुनते हैं, तब हमारा मूड खराब भी हो जाता है। तो ये खराब तो देखो कुछ लोगों के लिए वो रात भर का भी वो भी संगीत उनको आनंद देता है। ये तो हमारी स्वीकृति पर है कि हम उसको स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम स्वीकार नहीं करते हैं तो हमारा मूड खराब हो जाता है। ऐसे ही कोई भी परिस्थिति होती है तो जब वो सामने आती है, अगर हम उसे अस्वीकार करते हैं तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं हमारी मनोदशा पर उसका असर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। और क्या होता है, कई लोगों का तो मूड इतना नाजुक होता है, नाजुक होता है कि बात बात में खराब हो जाता है। छोटी छोटी घरेलू बातें होती है, उनमें मूड खराब हो जाता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें कि आज हमारा ये खाने का मूड था, लेकिन घर में कुछ और बना है, बस वो भोजन देख करके मूड खराब। अब इतनी छोटी सी बात है, अब थोड़ा सा एडजस्टमेंट, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। पूरा खाना बना है, केवल तौलिया आपने जहाँ रखी थी वहां नहीं मिली, बस मूड खराब हो गया। तो मूड खराब हो गया, बताओ जरा। हाँ, तो ये इतनी छोटी छोटी बातों में हम मूड खराब। और अगर थोड़ी सी बड़ी बातों की अगर हम बात करें, जैसे हम कहीं मॉल में गए, एक कोई मॉल में क्या होता है, बहुत सारी दुकानें होती है, बहुत सारी ड्रेसें टंगी होती है, पहले कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन उसमें किसी एक पर हमारी नजर टिक भी जाती है। और हमें लगता है कि अरे वाह, इतनी सुंदर ड्रेस है तो ये तो मेरे पास होनी ही चाहिए। हाँ, मुझे चाहिए ही चाहिए। लेकिन जब अब हम उसे पहन करके देखते हैं या लेने के बारे में सोचते हैं तो पता चलता है या तो हमें फिट नहीं आ रही है, या हमारे दाम के हिसाब से वो बराबर नहीं बैठ रही है, या फिर ऐसा भी होता है कि कुछ उसमें छोटा सा डिफेक्ट निकल गया, कुछ ऐसी खराबी, तो हम उसे नहीं खरीदते। लेकिन वो नहीं खरीदने की वजह से जो हमारा मूड खराब होता है वो दिन भर चलता रहता है। यानी मतलब इतनी इस हद तक चलता है कि आजू बाजू वाले, मतलब साथ में अगर मम्मी गई हो, बहन गई हो, पापा गए हो, उन सब प्रभावित हो जाते हैं। हाँ, प्रभावित होते हैं। यानी लेने की जो खुशी होती है वो तो उतनी नहीं हुई, लेकिन नहीं लेने का जो दुख है वो हमने दिन भर बनाया, हमने अपना भी दिन खराब किया, और हमारे घर वालों को मूड की वजह से जो हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आता है उसकी वजह से हमने अपने घर वालों का भी मूड खराब किया, और उसके संग संग अपना स्वास्थ्य बिगाड़ा। क्योंकि जाहिर है कि अगर आपका मूड नहीं ठीक है तो आपको खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, मजेदार बात तो ये है, ये तो चलो कपड़ा लत्ता है, कुछ भी है, चलो कहीं गए, वाहन नहीं मिला, टैक्सी देर से आ रही है, या हम किसी सहेली की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो नहीं आई, उसे कुछ समय दिया। उसके बाद मजेदार क्या होता है, जब हम घर से निकल रहे हैं अचानक बारिश हो जाए। अब लीजिए, मतलब जिसको आप जानते नहीं, वैसे तो भगवान को सब जानते हैं, लेकिन भगवान को नहीं जानते कि कब वो बारिश करवा देंगे, तो हम उनसे भी नाराज हो जाते हैं। जी, और हमने कई बार ये भी देखा है कि जैसे हम बस की लाइन में खड़े हुए, तो कई लोग जो है बस आने में अगर थोड़ी देर हो गई तो मुंह से कुछ अजीब तरह की आवाजें निकाल निकाल कर अपना जो फ्रस्ट्रेशन है या अपना जो मूड खराब है ना, उसे वो जताते रहते हैं हमेशा। कि अरे बस नहीं, अरे बाप रे, इस तरह की आवाजें मुंह से बस सामने नहीं है। उस बेचारी को पता भी नहीं है कि कौन कौन उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, और कौन परेशान हो रहा है, और कौन
सामान्य तरीके से खड़ा बिल्कुल है ना। तो उनके आगे और पीछे जो लोग खड़े रहते हैं वो उन आवाजों को सुनते रहते हैं और उनका जो मूड खराब होने की वजह से जो मतलब जिस तरह की एक नेगेटिविटी जो होती है ना वो भी एक उस तरह वातावरण में घुलती रहती है, तो वो लोग भी उससे परेशान होते हैं। देखो ऐसा होता है ना कि यही बिल्कुल इसी को वाइब्स कहते हैं, और वो जो तरंगे हम निकालते हैं अपनी नकारात्मक ऊर्जा वाली, उससे पूरा वातावरण जो है वो नकारात्मक होता जाता है और एक वर्तुल की तरह होता है, मतलब वो बढ़ता जाता है, तो पूरा एक गोला बन जाता है, उस घेरे से निकलना बड़ा मुश्किल है। तो कितने प्रभावशाली होते हैं ये लोग। लेकिन बुआ जी मेरे मन में तो सवाल ये उठता है कि जब आसपास के लोग इतने प्रभावित होते हैं तो वो व्यक्ति खुद कितना प्रभावित होता होगा इन चीजों से। क्या बात है, बिल्कुल सही बात तुमने कही मंजू, कि खुद कितना, क्योंकि कुछ भी आपको कहीं बाहर अगर निकालना है, जैसे खुशी की हम बात कर लेते हैं, चलो नकारात्मक बात बहुत हो गई, अगर निकालना है तो पहले आपको बहुत ज्यादा खुश होना पड़ता है। तो इसी तरह से पहले वो खुद अपने में कितनी नकारात्मकता भरते होंगे और तब निकाल पाते होंगे, या जहर उगलने के लिए पहले हमें बहुत ज्यादा जहर पीना पड़ेगा तभी हम कुछ दे पाएंगे। हाँ, है ना? और हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा एक जुमला जो है वो वापरते थे ऐसी परिस्थितियों के लिए कि जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। और लेकिन कई लोग इस बात का अर्थ ही थोड़ा अलग लगाते हैं। तो इस बात पे नाराज हो जाते हैं, कहते लो ये क्या मतलब हुआ, हर बात में जो हुआ अच्छा हुआ, ये क्या तमाशा है, अरे हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही है और आप कह रहे हैं बड़ा अच्छा हुआ। हाँ, लेकिन भविष्य हमने नहीं देखा है और हो सकता है कि ये आज की जो घटना है इससे हमारा भविष्य प्रभावित होता है और भविष्य के लिए कुछ अच्छी बात होनी होगी शायद, इसीलिए आज इसी में हम एक सकारात्मक भाव भी रख सकते हैं। जो होता है अच्छे के होते हैं, इसका सकारात्मक पहलू अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि हो सकता है ये जो घटना होने वाली थी इसकी वजह से हमारा कुछ बुरा होने वाला होगा जो कि टल गया। बिल्कुल सही बात है। ये सोचने का तरीका है, आप चाहें तो वैसा भी सोच सकते हैं, आप चाहें तो ऐसा भी सोच सकते हैं। सोचने की केवल बात नहीं है मंजू, बल्कि हम तो यही कह रहे हैं कि आपको 1-2 वर्ष बाद हो सकता है पता चले कुछ बड़ी घटना के लिए कि अच्छा कहीं जैसे होता है कभी हम अपने गृह निवास पर रह रहे हैं और नौकरी की वजह से कहीं स्थानांतरण बहुत दूर हो गया और आपको जाना पड़ा, उस समय तो वाकई लगता है कि मतलब इससे अच्छा तो जेल हो जाती या हम कुछ और हो जाता, नौकरी छोड़ देते, मतलब सबके जहन में ऐसे ही ख्याल आते हैं, हम सब इंसान हैं, सबके मन में ऐसे ही आता है। लेकिन जाने के बाद पता चलता है कभी कभी कि यहाँ बहुत बुरा हो गया, होते तो कुछ गड़बड़ होता, या 8-10 साल बाद ये पता चलता है कि अरे हम यहाँ आ गए तो हमारे बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा बन गया, या कोई वहाँ दिक्कत थी वहां से हम बचाए। ये देखने का नजरिया है। कभी कभी हमारा सब अच्छा हो जाता है फिर भी हम नहीं देखते, हम उसी बात से जुड़े रहते हैं कि अरे हमें वो शहर छोड़ना पड़ा, अपना घर छोड़ना पड़ा, हम तो बर्बाद हो गए। हाँ। लेकिन हम उसके साथ हो रहे बाकी अच्छे कामों को नजरअंदाज कर जाते हैं। तो और इसी देखिए बिल्कुल इन्हीं वजह से हमारा बात बात में मूड खराब हो जाता है। तो हमारा कहना यही है कि इन छोटी छोटी बातों को लेकर के आप अपने मन में कड़वाहट न लाए और अपने मूड को खराब ना करें, क्योंकि ये आपके लिए तो दुखदायी है ही, आपके परिवार वालों के लिए दुखदायी और आपके स्वास्थ्य के लिए बड़ा दुखदायी होगा। मूड ठीक रखने के लिए ना बुआ जी याददाश्त का भी थोड़ा ठीक होना जरूरी है। अगर घर में सब एक दूसरे की बातों को याद रखेंगे तो एक दूसरे का मूड खराब होने के जो चांसेस है वो थोड़े कम हो जाएंगे ना। हमारे बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि भाई विविध भारती सुनते हैं तो मूड बहुत अच्छा हो जाता है, गीत सुनकर मूड अच्छा हो जाता है। मेरे मूड का मूड कुछ बातें कुछ गीत प्रोग्राम पूरा होने के 2 बजे का जो भी प्रोग्राम हो वो आराम करते हुए सुनता हूँ तो झपकी नींद का मूड बन जाता है। और बाद में उठकर अभी आपके साथ जुड़ गया हूँ। अच्छी बात है, हमारा भी मूड बन जाता है जब आपसे इस तरीके की बातें सुनते हैं ना। और एक श्रोता ने हमारे ये भी लिखा कि आपने महेश्वर की सैर करवा दी और साथ ही मीठे गाने सुनवा दिए तो हमारा मूड तो वैसे ही ठीक हो गया। और एक श्रोता ने एक बड़ा सा मैसेज हमें लिख करके भेजा है, लिखते हैं कि मूड यानी कि मनोदशा, मन की दिशा, कभी भी आदमी का मूड बिगड़ जाता है, कभी मूड अच्छा हो जाता है। ये सब उन स्थिति को प्रदर्शित करता है कि आपका दिमाग कहाँ विचरण कर रहा है, मन कहाँ भटक रहा है और आप क्या सोच रहे हैं। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो मूड भी अच्छा होगा, अगर आपके भाव अच्छे हैं तो भी मूड अच्छा होगा, और अगर आप अच्छा सोच रहे हैं तो फिर सब अच्छा ही अच्छा होगा। ये सब परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। आदमी अपना दुख देखता है, अपनी गरीबी देखता है, अपना अभाव देखता है, बस ये सब देखता है तो मूड बिगड़ जाता है। और इन अभाव में भी अगर सकारात्मक भाव हो तो मूड बिगड़ता नहीं बल्कि बन जाता है। बिल्कुल, मूड का मूड अच्छा हो तो सारे काम अच्छे हो जाते हैं। सकारात्मकता की ओर चले मूड तो अच्छा है। मूड यानी मन, पल पल बदलते बच्चों के मूड। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं काम ध्यान से करना। ध्यान एक तरह का मूड ही है।
अगर मूड अच्छा है तो काम सारे अच्छे हो जाते हैं, यानी कि ध्यान से करना। और हमारे एक साथी ने लिखकर भी भेजा है कि ध्यान लगाने से यानी मेडिटेशन करने से भी मूड जो है वो जल्दी इन सब छोटी छोटी चीजों से प्रभावित नहीं होता है। तो बात बिल्कुल सही है कि हमें कुछ संयम बरतना चाहिए। और जैसे कि हम पहले अपना मूड खराब करते हैं, फिर आसपास के लोगों का करते हैं, तो जरा सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं। समाज में एक अच्छा माहौल बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हम अपना तो बहुत ख्याल रखते हैं, अपने खाने पीने का, अपने वस्त्रों का, अपने विन्यास का, हर चीज का, सजने संवरने का, लेकिन अपनी सेहत की बात आती है तो बहुत सारे ऐसे काम हम कर जाते हैं कि जिस पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। आजकल है ना सुपरमार्केट का जमाना है बुआ जी। हम खरीदारी करने जाते तो हम क्या सोचते हैं कि भाई मार्केट में एक एक दुकानों पर जाने से अच्छा है कि किसी मॉल में चले जाएं और सारी चीजें एक साथ वहीं से खरीद लाएं। इसीलिए देखो ये तो वर्ड फेमस है ना कि प्यारी बुआ नहीं जाती मॉल में। भैया हमें तो वही पुराना किराना दुकान जो है बहुत अच्छी लगती है। जाओ अपना एक लिस्ट बनाओ, चुपचाप जाओ, वही सामान लेकर आओ। हाँ, लेकिन बुआ जी हम ऐसा भी कर सकते हैं कि वहां भी थोड़ी समझदारी का परिचय दे सकते हैं ना। लिस्ट बना के जाओ और क्या, है ना। जी हाँ, जब खरीदारी करने जाएं तो लिस्ट बनाकर जाएं। और आज हम पौष्टिक खरीदारी के बारे में इसलिए बोल रहे हैं कि जब हम मॉल में जाते हैं तो कई सारी ऐसी चीजें हमें नजर आ जाती है जो हम या तो ज्यादा इस्तेमाल उनका नहीं करते हैं या हमारे काम की भी शायद नहीं होती है, आवश्यकता नहीं है, मतलब जरूरत की चीज नहीं है। वो यूं कह सकते हैं कि हाँ सिर्फ थोड़ा चटर पटर के लिए ठीक है। हाँ, बस हमारा वहाँ मन ललचा जाता है। और मन ललचाने का एक कारण ये भी होता है कि कई बार बहुत सारे ऑफर होते हैं वहां पर कि एक पर एक फ्री या एक पर दो फ्री, इस तरह के कई बार ऑफर होते हैं। तब भी हमारा मन ललचा जाता है और हम बहुत सारी ऐसी चीजें खरीद कर ले आते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिहाज से यानी स्वास्थ्य के मूड के हिसाब से वो ठीक नहीं होती है। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई ये सब ऐसा नहीं है केवल ये लालच केवल उसकी है कि एक पर एक फ्री। उसके संग से उनके पैकेट देखो इतने खूबसूरत बनाते हैं। आपको दाल चावल तो वही मिल जाता है सादे सादे पैकेट में, या सीधे वो बांस के कागज के थैले में दे देते हैं जी। तो कहाँ से अच्छा लगेगा। वो जो देखो पैकेट है जो चिप्स के, इसके चवाड़े के, तरह तरह की जो होती है ना तली भुनी चीजें, उन सब के देखो कितने आकर्षक रहते हैं, फूले फूले मोटे मोटे बैठे रहते हैं ना। तो बस हम धड़ाधड़ उठा लेते हैं। हाँ, और बहुत सारे चिप्स, कुकीज, बिस्किट्स और इतना। और उसमें सबसे बड़ी बात हमें कुछ बनाना नहीं पड़ता, सीधा पैकेट खोला और खा लिया और आराम से पेट भी भर जाता है, स्वादिष्ट भी होता है। लेकिन इसकी तरफ ध्यान हमारा बाद में जाता है, पहले नहीं। पहले तो स्वाद की तरफ ही हमारा ध्यान रहता है और फिर जब स्वास्थ्य बिगड़ता है तब शायद ही ख्याल आए। शुरुआत में तो फिर भी बहुत आता है, उस समय तो बहुत कसम खाते हैं बच्चे, हमने देखा है। नहीं अब जाएंगे बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, नहीं अब बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। तो भाई यही हम कहना चाह रहे हैं कि जो मंजू ने कहा कि लिस्ट बनाकर जाओ तो लिस्ट पर स्टिक भी करो, यानी कि आप उसको माने भी कि पहले लिस्ट का जो सामान है वो खरीद लें। क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है कि हमारा तो भाई बैग अभी खाली है, हमने तो कुछ खरीदारी ही नहीं की। तो चलो ये चीजें उठा लेते हैं और फिर वो लिस्ट जो है वो उसी आपके थैले में कहीं नीचे गायब हो जाती है। और ये भी होता है कि जो चीज हमारे काम की नहीं है वो तो 2 पैकेट आ जाते हैं और जो काम की चीज है वो हम भूल जाते हैं। तो वो थैली में नीचे चली जाती है ना लिस्ट। इसलिए घर आकर के हमें याद आता है कि अरे ये चीज तो खत्म हो गई थी, लाना था। और एक और मनोविज्ञान यहाँ पर काम करता है कि जब हम मॉल में जाते हैं तो अच्छी तरह से भरपेट खाना खा करके आप जाए। क्योंकि क्या होता है कि अगर हमें भूख लग रही होती है, हमने खाना नहीं खाया है, तो हमारी जो नज़र है वो हमेशा बार बार उन्हीं चीज़ों पर जाती है जो खाने पीने की है। और वहाँ बनी बनाई खाने पीने की चीज़ें कौन सी होती है? वही जो हम अभी बात कर रहे थे, जंक फूड की। बहुत सारे चिप्स मिलेंगे आपको, बिस्किट्स मिलेंगे, कुकीज़ मिलेंगे, कप मिलेंगे, बहुत सारे जो है केक मिलेंगे, इस तरह की चीज़ें मिलेगी। और हमें लगता है कि बस ये ले लेने से हमारी खरीदारी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ भी एक मनोविज्ञान काम करता है। या तो यूँ लगता है हमें कि अभी हम खरीद लेंगे और बाहर निकलते ही सबसे पहले इसको खा लेंगे। और कहीं कहीं तो फूड कोर्ट भी बने रहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है मंजू कि घर से खूब अच्छे से पौष्टिक खाना जो भी हम खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी है, और वैसे भी घर का बना जो भी चीज़ है वो पौष्टिक ही होता है। तो बेहतर है कि पौष्टिक खा के जाएं, पेट भर कर जाएं, और ताकि इस तरीके का मन न लालच में आए। और दूसरा ये है कि देर इतनी हो जाती है कि थोड़ा बहुत तो खाना ही पड़ता है। अक्सर जब हम खाली पेट जाते हैं तो हम 2 बार खा लेते हैं, पहुंचते ही पहले खाते हैं और फिर जब खरीदारी कर लेते हैं 2-3 घंटे हो जाते हैं तो फिर हमें भूख लगाती है। तो अब देखिए डबल मजा है। हाँ, और जब आप जाए तो ये जो ऑफर के चक्कर में आप कम से कम पड़े, क्योंकि वहां जब ऑफर पे जो चीजें होती है वो ज्यादातर उस तरह की चीजें होती है जिनकी एक्सपायरी डेट नजदीक होती है। तो जब हम खरीद लाते हैं
बहुत सारी चीजें, तो अब जब जाहिर सी बात है कि खरीद कर लाए हैं तो खाएंगे ही उसको, क्योंकि जल्दी हमें उन्हें खत्म भी करना है, और उस चक्कर में हम अपना मोटापा बढ़ा लेते हैं, अपनी सेहत खराब कर लेते हैं जी। तो और जैसे तुमने कहा एक्सपायरी, तो जैसे हमने बताया ना कि पहुंच के खाया, तो वही होता है, आते ही उसको खत्म करो और फिर 15-20 दिन बाद फिर मन करने लगता है, फिर लेके आओ। अच्छा, एक चीज और है, अक्सर हम सोचते हैं कि बहुत जैसे चटपटी चीजें हमने नहीं खाई हैं तो मन कर रहा है, लेकिन आपने क्या ध्यान दिया है कि ये जो हम जिनकी बात कर रहे हैं, जिनको नहीं खाना चाहिए, अगर आप नहीं खाते हैं तो फिर धीरे धीरे आपका मन भी हटने लगता है। हाँ। अक्सर हम सोचते हैं कि अरे एक बार खा लेते हैं चलेगा, नहीं, ये और बढ़ावा देता है मन को कि और खाएं, क्योंकि आप फिर जब सादा और पौष्टिक खाने लगते हैं तो वही आपको अच्छा लगने लगता है। तो एक बार उस रास्ते पर चलिए, तो मन तो बनाइए, है ना, क्योंकि हमने देखा है कि अगर आप एक बार चाट खा कर आते हैं तो दोबारा फिर जल्दी ही मन करता है खाने का, फिर मन करता है, बार बार मन करता है। हाँ। तो ये भी आप इस पर आकलन करें, थोड़ा आत्मचिंतन करें जरूर। और एक संतुलन की आवश्यकता होती है। कभी कभी हमें चटपटा अच्छा लगता है, लेकिन वो कभी कभी के लिए ठीक है, लेकिन अक्सर अगर आपने उसको अपनी आदत ही बना लिया तो ये शरीर के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होगा। और हम तो चाहते ही है कि कभी कभी वो जो है, कभी कभी आपका बहुत देर के बाद आए तो ठीक है क्योंकि वैसे बाकी आप खुद बहुत समझदार हैं, और अब जब हम कहना चाह रहे हैं वो आप समझ रहे हैं कि हाँ, इसको मन को ना अपना बढ़ने दे, संयम में रहें। और हम इससे पहले बात कर रहे थे बड़ों के लिए कि भाई आप जब जाएं तो कैसी पौष्टिक खरीदारी करनी चाहिए लेकिन जब बच्चों की बात आती है ना, तो वहाँ ये बात, यहाँ सतर्कता और ज्यादा बरतना जरूरी हो जाता है। कर लो बात। अब तुम कहोगी ये बात और हम तो ये कहेंगे कि सब लोग यही कहते हैं भैया कि अब क्या करें बुआ जी, बच्चों ने कहा कि ये खाना है तो हम चले गए खाने, हमारा थोड़ी मन था। सब लोग तो बच्चों का ही बहाना बनाते हैं। हाँ, बच्चों का बहाना लेकर के और खुद भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों में संस्कार हम डाल रहे हैं। जैसे तुमने बताया कि हम अगर घर से खा पी कर जाएं, अगर ये आदत हमने बना लिया तो बहुत अच्छा है, बच्चों में भी आदत रहेगी। नहीं तो घर से निकले और बस कुछ खाना है रट लग जाती है। खैर ये तो अलग बात है, लेकिन घर में भी बच्चों के लिए छोटी छोटी चीजें हैं। हम सोचते हैं कि हम उसी परंपरागत तरीके से रहें, वैसे ही खाएं पिएं, खाना पीना वही रखिए, भोज्य पदार्थ वही रहें, लेकिन कुछ उनको सजावट के साथ परस दें बच्चों को, है ना, धनिए के थोड़ी सी ऐसे गार्डन जैसा बना दें, कोई दूसरी उनके पसंद की कोई थाली निकाल लें, नई खरीद लाएं उसके लिए, उनको थोड़ा उसको आकर्षित करके करें ताकि बच्चे उस ओर आकृष्ट हों और दौड़ के खुद आए खाने के लिए। और थोड़े नए नए प्रयोग भी हम घर में कर सकते हैं। जैसे बाजार में जो चीजें हम देखते हैं तो उनको बनाने के तरीकों को जान करके थोड़ा घर में भी उसे बनाएं। हाँ, अच्छी चीजों के साथ बनाया जा सकता है। क्वालिटी जो कहते हैं ना, तो बाजार में जो चीजें आती है उसकी बजाय घर में हम जो चीजें वापरते हैं वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी की वापरने की कोशिश करते हैं। तेल घी जो होता है वो अच्छा होता है, आटा है, जैसे समोसा अगर हम लेते हैं, चलिए सामान्य सी बात है, अगर कभी मन है तो आप समोसा घर में बनाएंगे तो नुकसानदेह नहीं है जितना कि बाजार में, क्योंकि वो बार बार वहां तला जाता है। मैदा भी थोड़ा सस्ती क्वालिटी का लेते हैं क्योंकि जाहिर है वो व्यवसाय करने बैठे हैं। आलू पता नहीं कैसा उन्होंने प्रयोग में लिया है, और हम ताजा तुरंत उबाल के बनाते हैं तो वो जाहिर है कि वो अलग तरीके का होगा। अब जैसे समोसे की बात है, उसमें थोड़ा आप और आकार बदल दें, बच्चों को थोड़ा गोल बना के दे दें, कुछ और डिजाइन बना दें, तो बच्चों को लगेगा अरे वाह, आज एकदम बिल्कुल तीसरी चीज मिल गई हमको, है ना। जी हाँ, तो बस यही बातें होती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहती है और थोड़ा सा जीवन में बदलाव भी ले आती है और हमारे मन की जो इच्छा है वो भी पूरी हो जाती है इन सब बातों की वजह से। लेकिन बच्चों के लिए खास तौर से सतर्क इसलिए रहें क्योंकि अभी उनकी नींव बन रही है, तो उसकी मजबूती बहुत जरूरी है। वो अभी विकास का समय है उनका, तो उनका मजबूत रहना बहुत जरूरी है, तो हमें ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। बिल्कुल बुआ जी, समय के बारे में भी हम सतर्क हैं और समय अब पूरा हो चला है, तो अब इजाजत दीजिए आप सभी को। मंजू द्विवेदी और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।